कल जो भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे उसमें प्रत्यक्ष मार्ग के बारे में बता दिया था और परोक्ष मार्ग के बारे में भी बता दिया था कि आप इसे देख लीजिएगा। वो ये बताता है कि ये एक तरह से उल्टी शैली इसे बोलते हैं कि भाई बच्चों की भाषा के हिसाब से ये जानना कि भाषा कैसे उत्पन्न हुई होगी, या इस हिसाब से जानना कि जो असभ्य जातियों की भाषा है। यहाँ असभ्य जातियों की भाषा कहने का अर्थ है कि जो सिविलाइज नहीं है, तो उनके पास बिल्कुल इस तरह की स्टैंडर्ड भाषा शायद हो, तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, इसके मार्फत जानने की कोशिश करना कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। और तीसरा कहा कि या तो फिर यह देखना कि जो एक ऐतिहासिक मार्ग है कि हम अपने समय में, भाई हम में से बहुतों ने अतीत को नहीं देखा है, सीधे सीधे उसके साक्षी नहीं रहे हैं हम, लेकिन अतीत को जान तो जाते ही हैं, वर्तमान की निगाह से देखते हैं और कंटेम्प्रेरी से हिस्टोरिकल जो यात्रा है वो करते हैं। तो कहा कि आधुनिक से अतीत की तरफ पीछे धकेलते धकेलते चले जाना और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करना जहाँ से ये माना जा सके कि भाषा यहाँ से उत्पन्न हुई होगी। तो ये है भाषा उत्पत्ति के तमाम सिद्धांत जो कल से आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं, उसमें ये ध्यान रखिए कि कुछ भी जटिल जैसा नहीं है। जो 12-13 प्रत्यक्ष हैं और 3 अप्रत्यक्ष हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई जैसे सिद्धांत है कि दैवीय सिद्धांत, तो इसके प्रस्तोता कौन है, अगर हैं तो ठीक है, या जो है हेहो सिद्धांत या टाटा सिद्धांत या इंगित सिद्धांत, किसने इसको रिप्रेजेंट किया था भाषा विज्ञान की दुनिया में। आपको सिद्धांत का नाम जानना है, उसका प्रस्तोता जानना है, और बाकी नाम से ही अर्थ स्पष्ट है कि टाटा में कैसे अभिवादन का है, इंगित में कैसे शारीरिक जो पूरा जेस्चर है वो मायने रखता है, जहाँ श्रम से जो भाषाएं उत्पन्न हुई होंगी वहाँ कैसे जो है यो और हेहो थ्योरी है ये काम कर रही है। कुछ इस तरह से जो है मनुष्य की जो नैसर्गिक इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के समय में भी कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, उन्होंने भी भाषा को जन्म दिया। ये है अनुकरण से भाषा उसने सीखी, ये है बहुत सारा। तो बस ये है, जब भी लिखने के लिए आएगा तो आप इतना ही लिखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा की उत्पत्ति पर जब सवाल आएगा तो आपको लिखना होगा कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, उसकी अच्छी परिभाषा देनी होगी। फिर जो है भाषा विज्ञान परिषद ने इसके अध्ययन को लेकर के कब मना किया, कैसे किया, और बाद में अध्ययन कैसे शुरू हुआ, और दुनिया के 2, 4, 5 भाषा वैज्ञानिकों के नाम लिखेंगे आप कि इन लोगों ने भाषा की उत्पत्ति पर विचार किया है। उसमें से किसी एक का अगर आप जानते हैं तो उसको कोट करेंगे, और उसके बाद 13 के 13 अगर परीक्षा में नहीं भी कर पाए तो आप पॉइंट आउट करके लिखेंगे और उसमें 4-6 का विश्लेषण करेंगे जो आपको ज़रूरी लगता हो और जिसके रिप्रेजेंटेटिव का पता हो आपको। ठीक। अब इसके बाद कहा कि जो भाषा की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें है कि ध्वनि है, व्याकरण समूह है या व्याकरण है, तीसरा शब्द समूह है, चौथा वाक्य है, पांचवा विषय है। माने कि सबसे छोटी इकाई, फिर उस इकाई की एक व्यवस्था, फिर ध्वनि के बाद फिर शब्द, शब्द के बाद वाक्य, और वाक्य के बाद जो है यह विषय तक गया है। हालांकि भाषा विज्ञान में एक क्रम वैसे नहीं आता। भाषा विज्ञान में यह जो क्रम है वो आता है कि उसमें अभी उस पर आएंगे कि जब उसके भेद करेंगे। एक दूसरी चीज़ है कि भाषा विकास के जो चरण हैं वो कल ही बता दिया था कि पहले में आंगिक थे, दूसरे में वाचिक थे, तीसरे में लिखित हुए, और देवेंद्र नाथ शर्मा की बात माने तो चौथे में हम 4th फेज में यांत्रिक भाषा हमारे पास आई। भाषा के 2 आधार हैं, और भाषा के जो 2 आधार हैं ख़ास तौर से, या आप कह लीजिए कि वाचिक भाषा के 2 आधार हैं, लिखित को छोड़ दीजिए, वाचिक भाषा के 2 आधार हैं। और वाचिक भाषा के जो ये 2 आधार हैं उसमें एक है मानसिक, जिसे भाषा की आत्मा कहा जाता है।
साइकिल एस्पेक्ट इसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये आंतरिक पक्ष है जिसे इनर स्पीच कहते हैं, और भाषा का साध्य यही होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाषा के दो आधार होते हैं वाचिक भाषा के। पहला आधार जो होता है वो मानसिक होता है, और यह जो मानसिक होता है इसी को आंतरिक कहा जाता है। और जैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की भाषा में इसी को आंतरिक कहा जाता है। और ये चूँकि आंतरिक है तो यही भाषा की आत्मा है, और भाषा की जो कुल यात्रा जिसके लिए है वो इसी के लिए है, इसलिए साध्य यही है। और यही चूँकि क्या है, इनर स्पीच है, और चूँकि ये इनर स्पीच है, आंतरिक है, मानसिक है, तो यही साइकिल एस्पेक्ट है। फिज़िकल एस्पेक्ट नहीं, फिज़िकल दूसरा, साइकिल मानो जो वैज्ञानिक जो है या आंतरिक पक्ष ये है। और कहा कि जो दूसरा जो भाषा का आधार है वो है भौतिक। भौतिक मतलब बाह्य, भौतिक मतलब शरीर। पहला वाला क्या है, वो मानसिक है, वो आत्मा है, और ये शरीर है, यानी कि भौतिक मतलब स्ट्रक्चर जो दिखता है आँखों से, यानी कि शब्द की संरचना। बाह्य हिस्सा यानी कि आउटर स्पीच, यानी कि साधन, साध्य तक पहुंचने का साधन है। आप भाषा बरत ही नहीं सकते उसके फिज़िकल जो है एस्पेक्ट के बगैर। आपको भाषा को बरतने के लिए उसकी भौतिकता का या उसके भौतिक पक्ष का सहारा लेना पड़ेगा। बिना ध्वनियों के, बिना तरंगों के, बिना इन सब चीज़ों के आप भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहा कि ये है आउटर स्पीच, या इसी को कहते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट, भाषा का शरीर। तो ये सामान्य सी बात है, ये हम साहित्य के बारे में भी कहते हैं। जब भी आपने बीए से पढ़ा होगा तो अक्सर बताया होगा कि भाई साहित्य में दो चीज़ें होती है, एक अंतर्वस्तु होता है, एक अभिव्यक्ति होता है। एक कंटेंट होता है, दूसरा क्राफ्ट होता है। यही कहा था ना, वस्तु जिसे, विषय जिसे कहते हैं, प्लॉट कहते हैं, मैटर कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, ज़मीन कहते हैं, और भी कई नाम हैं। और दूसरा है संरचना, शिल्प, क्राफ्ट, डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन आदि 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 आदि। तो यही भाषा पर भी लागू होता है कि भाषा भी इन दो चीज़ों से बनती है। इसलिए दो आधार हैं, या उसके दो मुख्य विभाजन हैं। एक उसका जो है या इनर स्पीच है, दूसरा उसका आउटर स्पीच है। जो इनर स्पीच है वो आंतरिक है, यानी कि जो जहाँ प्रत्यय बनता है या जो एक्सप्रेस होकर के पहुँचता है वहाँ तक। और एक जो दिखता है, ध्वनियों में हमने क लिखा तो कुछ विजिबल है जो दिख रहा है, और क जब हम बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा है ध्वनि जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। बिल्कुल, अगर वो नहीं पहुँचने का माध्यम ये अलग है कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोई तरंग तो है जो इस कान से उस कान तक, मतलब इस मुंह से उस कान तक पहुँच रही है। तो इसका मतलब है कि उसका एक अपना फिज़िकल अपीयरेंस, उसकी अपनी एक भौतिक उपस्थिति है। अगर वो ना हो तो आप हमें सुन ही नहीं सकते हैं। और जो उसके अर्थ की दुनिया है वह क्या है, साध्य उसका वही है। तो ये याद रखिएगा कभी ध्यान से कि इन दो चीज़ों से बनती है। अब भाषा की कुछ विशेषताएं और प्रकृति होती हैं। अब भोलानाथ तिवारी के पेज नंबर 56 में, क्योंकि मेरे पास 51वां एडिशन है 2007 का, तो अगर आपके पास कोई दूसरा एडिशन हो तो पेज 1-2 पेज आगे पीछे हो सकता है, या सेम का सेम होगा। तो भाषा की जो विशेषताएं भोलानाथ तिवारी ने तय की हैं अपनी किताब में, पृष्ठ संख्या 56 51 एडिशन में, तो कहते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इसे समझाने की कोई ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं लगती, बता दिया है कि पैतृक संपत्ति नहीं है। और अगर पैतृक नहीं है तो भाषा अर्जित संपत्ति है। ये दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हमें ख़ानदानी रूप से विरासत में नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसका अर्जन करते हैं। फिर कहा कि भाषा जो है आद्यांत शुरू से आखिर तक सामाजिक संपत्ति है या सामाजिक वस्तु है, वो पूरी सोसाइटी की है। भाषा परंपरा है, जाहिर सी बात है, पूरा अतीत उसमें है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। आप उस परंपरा के हिस्सेदार बन सकते हैं, मेहनत करके, श्रम करके हासिल कर सकते हैं,
लेकिन आप एक अलग से जो है कोई भाषा गढ़ लें, यह संभव नहीं है। आप कुछ शब्द गढ़ सकते हैं, 2, 4, 6 कोई नए तरह का वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आप पूरी की पूरी एक लॉन्ग की व्यवस्था नहीं दे सकते। पेरोल तक तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग जो पूरा का पूरा वो जो वृत्त है, सामाजिक जो वस्तु है, वो आप खड़ा नहीं कर सकते। कोई भी आदमी खड़ा नहीं कर सकता, एक अकेला आदमी कर ही नहीं सकता। ये कहा भाषा का अर्जन हम किसके द्वारा करते हैं? अनुकरण के द्वारा करते हैं। भाषा अनुकरण से आती है। हम बोलते हुए अपने माता पिता को देखते हैं, सुनते हैं, आस पड़ोस को सुनते हैं, फिर हम घर से बाहर निकलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं आपस में, तब जा कर के धीरे धीरे हम सुनना सीख जाते हैं। अनुकरण से ऐसे भी होता है, जैसे अब मेरी भांजियाँ हैं, 2 हैं, काठमांडू में रहती हैं। तो मेरी बहन और मेरे जो मेहमान हैं वो दोनों चूँकि बहुत सालों से 2 दशक से नेपाल में रह रहे हैं, तो वो अपने घर में भी कम्युनिकेट करते हैं नेपाली में ही। तो शुरू में जो बड़ी भांजी है तो वो नेपाली ही बोलती थी, क्योंकि जो कम्युनिकेट करते हैं वही वो सीख रही थी। तो मैंने कहा एक बार कि ऐसा है अपने बहन से कि तुम इसको या तो जो हिंदी सिखाओ या तो मुझे नेपाली सिखा दो, नहीं तो हमेशा द्विभाषीय का काम तुमको करना पड़ेगा बैठ कर के। खैर फिर क्या देखा कि टेलीविज़न पे सीरियल देख करके धीरे धीरे उसने अच्छी हिंदी सीख ली। अब वो अच्छी हिंदी बोलती है। घर में बहुत कम ही प्रयोग में आया, या तो वो नेपाली इस्तेमाल करते थे या फिर वज्जी का इस्तेमाल करते थे, तो उसने हिंदी सीख ली। वही हाल छोटी वाली का भी है, वो मुश्किल से अभी 3 साल की हुई है, 3.5 साल की, लेकिन अब वो ठीक ठाक हिंदी बोल लेती है। पहले वो नहीं बोलती थी, फिर अब धीरे धीरे। तो इससे क्या पता चला कि घर में नहीं इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो टेलीविज़न देख रही है, सीरियल देख रही है, और उसको देखते हुए आप जैसे लोगों के लिए भी कहा जाता है कि मान लीजिए आपको अंग्रेज़ी कठिन लगती है, तो शुरू में ही बताया गया होगा कि पेपर पढ़िए और आप जो है सीरियल्स देखिए या कार्टून देखिए या ये सब देखिए। आप वो सब जब देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी और आपका एक तादात्म्य बनता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप अनुकरण करेंगे। हम जब बच्चे थे, मतलब जब 7-8 साल के रहे होंगे, खुराफाती तो बहुत थे, तो कहा कि कॉमिक्स का चलन था, बहुत कॉमिक्स पढ़ी, इतनी कॉमिक्स पढ़ी। उस समय मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन ये सब तो कुछ था ही नहीं, वीडियो गेम भी लगभग छोटी जगहों पर तो आया ही नहीं था। तो कॉमिक्स पढ़ते थे हम लोग, और आप समझिए कि 4-4, 5-5 कॉमिक्स लेके जाते थे। जिसको आना है आ जाओ जल्दी, ले करके जाते थे। वो किराए पे मिलती थी और पढ़ करके फिर अगले दिन लौटाते थे, फिर उसके बाद लेते थे। 4 आना 8 आना किराया हुआ करता था। तब 1 रुपये में पार्ले की 20 टॉफ़ियाँ आया करती थी। 2-2.5 रुपये केजी आटा हुआ करता था, 3-4 रुपये केजी चावल हुआ करता था, और उसके बाद क्या कहते हैं कि 6-7 रुपये डीजल पेट्रोल था। उस ज़माने की बात है, मतलब ऐसा नहीं कि 50 साल पहले, कुछ ही साल पहले। तो कहा कि अनुकरण से सीखते हैं। फिर कहा कि भाषा चिर परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत तीव्रता के साथ घटित नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे एक आदमी, एक औसत आदमी अपने पूरे जीवन काल में भाषा के कुछ ही परिवर्तन देख पाता है, सब नहीं देख पाता, क्योंकि भाषा का जो पूरा परिवर्तन है वो होते होते लगभग 500-600 साल लग जाते हैं। और अगर 500-600 साल लग गए तो कम से कम इन 5-6 सालों में आप अगर औसतन 20 से कैलकुलेट करें तो 100 साल में 5, यानी कि 500 साल में 25 पीढ़ियाँ बीत जाती हैं। आप इससे मत जोड़िए कि आपकी आयु 80 साल है तो एक पीढ़ी हुई, नहीं, एक पीढ़ी की औसत आयु 20 बरस, क्योंकि जब आपके दादाजी 60 में पहुँचे हैं तो आप तीसरी पीढ़ी हैं जो 20 में पहुँचे हैं, और दूसरी पीढ़ी 40 की होगी या 42 की, तब दादाजी 60 या 62 के होंगे, और वो जब 80 के होंगे तो आपकी चौथी पीढ़ी होगी जो आपकी संतान होगी, वो 20 की पहुँच चुकी होगी। तो 25 पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, तब जा कर के भाषा का वो परिवर्तन ठीक मतलब उसके सामने हो पाता है। और नहीं तो एक आदमी 60, 70, 80 बरस में कितना परिवर्तन देखता है, तो इतना ही देखता है कि जैसे आप का जब जन्म हुआ तो एक नई तरह की भाषा इस्तेमाल में आ चुकी थी,
इंग्लिश, अब उसके रूप बदल रहे हैं, पर आपने इस बदलाव को बहुत ज़्यादा नहीं देखा होगा या बड़ी तीव्रता के साथ नहीं देखा होगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, या आप जब इसके 70 साल पहले छायावाद में या द्विवेदी युग से जब अपने को कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि साहित्य की और समाज की भाषा कितनी बदली है। तो कहा कि ये है, फिर कहा कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, इसका कोई भी फिक्स जो है स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा जो है इसका स्वरूप स्ट्रक्चर बदलता रहता है। जैसे अगर आप वर्णाक्षर को देखें तो आप जब पुरानी किताब देखते होंगे या जो पुरानी किताबें छपी हैं सन 50 या 60 के समय की लाइब्रेरी में, तो आप उसमें देखेंगे कि अ की बनावट अलग है, अ की बनावट अलग आएगी, कुछ और अक्षरों की बनावट अलग आएगी, झ की बनावट अलग आएगी। तो ये जो जबकि अब क्या है वैसा नहीं है। मनुष्य और लोग जो है इसको बरतते बरतते इसके रूप को भी लगभग बदलते चलते हैं। उसके बाद कहते हैं वो कि प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, हर भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। अब जाहिर सी बात है कि मैथिली जो है वो जाहिर सी बात है कि एक दायरे में ही बोली जाती है। अब आप इस उम्मीद करेंगे कि इलाहाबाद का आदमी मैथिली बोले, तो ये संभव नहीं है। संभव नहीं है कि इलाहाबाद में बैठा हुआ अमितेश कुमार ही मैथिली बोल सकते हैं या मीना झा बोल सकती हैं। इसलिए बोल सकती है क्योंकि ये बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र को। लेकिन जिसका ओरिजिन इलाहाबाद हो और जो इलाहाबाद में ही रच बस गया हो और उसने अर्जन के तौर पर कोई किताब या किसी शिक्षक से भाषा न सीखी हो या उस तरह के समाज में न रहा हो, तो उसके लिए मैथिली बोलना संभव नहीं होगा। उसी तरह से आप देखिए कि सीमा रेखा जैसे ही कटती है कि आप इलाहाबाद से थोड़ा सा इधर जब बढ़ने लगते हैं, या ये गोपीगंज वगैरह को भी समेट लीजिए, या इधर जब प्रतापगढ़ बढ़ने लगते हैं, तो आप देखते हैं कि ये प्रतापगढ़ से लेकर के ये पूरा इलाका और जौनपुर का एक हिस्सा कट करके सुल्तानपुर से और इधर लखनऊ और बैसवाड़े तक बढ़ जाइए, तो ये सारा का सारा इलाका अवधी का है। और जैसे ही इलाहाबाद का कुछ हिस्सा और जौनपुर का थोड़ा सा हिस्सा काट करके शाहगढ़ से ऐसे बनारस घूमते हुए और उधर जो है मऊ, देवरिया और गोरखपुर निकल जाइए, तो ये पूरा का पूरा इलाका भोजपुरी का है, पूर्वी का। और जैसे ही आप बैसवाड़ा और लखनऊ से थोड़ा सा कट मारिए पश्चिम की तरफ और मुजफ्फरनगर और मेरठ और शाहजहांपुर की तरफ बढ़िए, तो बढ़ते हुए उधर से जो बेल्ट निकलेगा जो कि कौरवी के ठीक बॉर्डर तक, और कौरवी का बेल्ट सीधे ऐसे जब घूम करके दिल्ली से थोड़ा सा टच करते हुए और मथुरा से होते हुए आगरा की तरफ निकलेगा, तो ये पूरा ब्रज, अलीगढ़ ये पूरा ब्रज का बेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप दिल्ली से थोड़ा सा आगे की तरफ फरीदाबाद की तरफ डाकने की कोशिश करेंगे या बल्लभगढ़ से उधर की तरफ बढ़ेंगे रोहतक की तरफ, तो वैसा ही आप देखेंगे कि फिर हरियाणवी गुज्जरी अपना जो है धाक जमाने लगेगी। जैसे ही मथुरा से जैसे ही आप वो राजस्थान वाली सीमा रेखा क्रॉस करेंगे तो राजस्थानी आ जाएगी, है कि नहीं। तो ये जो इससे ये है कि उसकी अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, उसके बरतने वाले लोग होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो सीमा का अतिक्रमण करके कहीं भी चली जाएगी, कहीं भी तब जाएगी जब उससे बिलोंग करने वाले लोग वहाँ पर माइग्रेट होंगे, शिफ्ट होंगे या वहाँ जा कर के रहेंगे। अगली बात ये भी है उसके साथ कि प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है, उसकी एक हिस्टोरिकल जो है उसका टाइम एज होता है। और ये एज समझने की में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि जब आप भारतीय भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आप मानते हैं ना कि भाई 1500 ईसा पूर्व तक वैदिक है, पढ़ाई दिया था एक दिन। उसके बाद आप देखिएगा 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 तक मध्यकालीन है, और उसके बाद जो है 1000 के बाद आधुनिक है। तो हम डेडलाइन तो कोई नहीं होती, लेकिन हम मानते हैं कि साहब 500 ईसा से लेकर के ईस्वी से लेकर के और 1000 ईस्वी तक के बीच की जो ये सीमा रेखा है ये अपभ्रंश के लिए तय की गई है, यानी कि इसी बीच है। उसके बाद तो हिंदी शुरू हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि उसकी एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है, इतिहास में उसकी एक जगह भी तय है कि यहाँ से यहाँ तक, और उस जगह के बाद वह बदल जाती है, बिल्कुल उसका रूप बदल जाता है।
फिर कहते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक संरचना अलग होती है और भाषा की अपनी एक भौगोलिक उपस्थिति ही नहीं होती है, उसकी अपनी एक ऐतिहासिक उपस्थिति ही नहीं होती है, उसकी अपनी एक संरचना भी होती है। जैसे आप जानते ही हैं कि अरबी को लिखने का ढंग, पर्शियन के अक्षर, उर्दू के अक्षर, और हालांकि उर्दू तो पर्शियन लिपि में ही लिखी जाती है, और हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, या फिर भोजपुरी के लिए जो कैथी है, या पंजाबी के लिए जो गुरुमुखी वगैरह चलती है, मराठी के लिए भी देवनागरी ही चलती है ना, ये सारा का सारा। तो आप देखेंगे कि इनकी अपनी एक संरचना भी होती है लिखने की। जैसे दोनों के लिए देवनागरी चलती है, लेकिन आप देखिएगा कि जो लिखने का ढंग मराठी का है वही लिखने का ढंग हिंदी का नहीं है, कई वर्णाक्षर में बदलाव आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए कहा कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक संरचना होती है। और फिर कहा कि भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। पहले ही बता चुका हूँ कि भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की तरफ गमन करती है, और इसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि जो योगात्मक भाषाएं थी वो धीरे धीरे अयोगात्मक भी होती चलती है। संस्कृत को पढ़ने के लिए हमें अन्वय से गुजरना पड़ता है या विच्छेद की लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है, तब जाकर के हम ठीक से, अगर आप संस्कृत के विधिवत अध्येता नहीं हैं तो एक श्लोक अगर आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो आपके सामने कठिनाई आएगी। कठिनाई ये आएगी कि कहाँ से उसको तोड़ें, क्योंकि वागेंद्रिया अगर पढ़ना है तो पता ना हो कि वो वाक और इंद्रियां हैं तोड़ने के बाद, तो हो सकता है कि आप गलत करें या पूरे श्लोक एक ही साथ गुथे पड़े हैं, तो ये। लेकिन हिंदी के साथ दिक्कत नहीं आएगी, जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा, जो अलग अलग है अलग अलग पढ़ा जाएगा, उसमें संगम और अनुतान उसी तरह से लागू होता चला जाएगा। समरसता है सर, अगर इसको ज्ञान नहीं, इसको ये समरसता भी पढ़ सकता है। वो तो बिल्कुल पढ़ सकता है, वो तो बहुत सारे शब्द हम ऐसे पढ़ जाते हैं कई बार हिंदी के साथ, अगर उर्दू के साथ नहीं है तो भी हम बहुत सारे शब्द ऐसे ही पढ़ जाते हैं। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करती है, अप्रौढ़ से प्रौढ़ होती चलती है, और पहले वो मतलब उसकी भौतिक उपस्थिति धीरे धीरे उसको मानसिकता की ओर या मानसिक उपस्थिति की ओर लेके जाती है। संयोग अवस्था से वियोगावस्था ये बता ही दिया। हर भाषा का स्पष्टता या अस्पष्टता एक मानक रूप होता है। जितनी भाषाएं होती है अब उसका अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता ही है। कुछ वो कई जगह उसे किताबों में बद्ध कर दिया जाता है, कई जगह वो समाज में होता है, लेकिन उसका एक फॉर्मेट तैयार होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो भाषा की यही विशेषताएं हैं। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाषा को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताएं, तो आपको भाषा की परिभाषा देनी होगी कि भाषा क्या है, कैसे है। दो चार लोगों की परिभाषा जान रहे हैं तो उसको कोट करिए, अपने से एक्सप्लेन करिए, और फिर इन्हीं में से पॉइंट्स को लिख करके और आप एक्सप्लेन करते जाइए या एग्जाम्पल से बताते जाइए कि भाषा कैसे सामाजिक है, कैसे वो अर्जित की जाती है, और कैसे चिर परिवर्तनशील है, कैसे वह उसका स्ट्रक्चर बदलता जाता है, या कैसे प्रौढ़ता की ओर गमन करती है, कैसे ऐतिहासिक है, कैसे उसकी भौगोलिक सीमा है। ये पूरा का पूरा अध्ययन भोलानाथ तिवारी में तो है ही है। इस अध्ययन को बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से हरदेव बारी ने हिंदी भाषा में समझाया है। तो हिंदी भाषा वाली किताब जो प्रैक्टिकल जो आपका है पूरा का पूरा, कि कैसे ब्रज में क्या बोला जाता है, वाक्य का इस्तेमाल कैसे होता है, पश्चिमी जो शौरसेनी अपभ्रंश है या जो हिंदी है उसमें कैसे बोला जाता है, एक भाषा से दूसरी भाषा की क्रियाएं कैसे अलग होती हैं या बोलियां कैसे अलग होती है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। तो ये रहा भाषा की उत्पत्ति, भाषा की विशेषता, भाषा के आधार, भाषा के विभाजन और भाषा की स्थिति। यहाँ तक किसी को कुछ कहना है तो कहिए। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, हाँ, ये क्या है? कहा ना कि स्थूलता का मतलब क्या है। स्थूल हम उसको बोलते हैं ना जो विजिबल होता है हमारे लिए, यानी कि फिजिकल होता है या जिसकी उपस्थिति होती है। तो कहा कि पहले क्या है, पहले ही भाषा मानसिक स्थिति में नहीं आती, ये कोई मानक फॉर्मेट नहीं बनता। जैसे किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी देख के लोग या सामान्य लोग पहले प्रचलन में लाते हैं, फिर प्रचलन में लाने के बाद फिर धीरे धीरे उसका रूप जो है हमारे और आपके सबके मस्तिष्क में बैठने लगता है। तो कहा कि वो एक विजिबिलिटी या एक इमेज के साथ आकार लेती है,
या उसको संबोधित करके, किसी चीज़ को देख करके कहा। मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द ले लें, पता नहीं उदाहरण ठीक होगा कि नहीं, फिर भी जैसे कोई शब्द चला, जैसे किसी ने पहली बार कहा होगा बिंदास, तो क्या कहा होगा कि उसके मन में कोई पहले से टर्म रहा होगा? नहीं रहा होगा। किसी को देखा होगा और यह भी नहीं रहा होगा कि उसने सोचा होगा कि इसको ये कहेंगे और यही कहेंगे। वो कुछ कहना चाहता रहा होगा, और जो कुछ कहना चाहता रहा होगा, हो सकता है कि उसको लगता रहा होगा कि ये बहुत बासी है, अग्गे की तरह मुलम्मा छूट गया इसका। तो फिर उसको दिमाग में आया होगा कि अच्छा कुछ ऐसा शब्द कहते हैं जिससे ये पूरा रूप सौंदर्य जो है खिल करके सामने आया, तो कहा कि बिंदास कहा होगा पूरे मूड में। तो पहले क्या, पहले यहाँ नहीं आया, पहले सामने आया, सामने से फिर यहाँ आया। या किसी को कहा होगा झक्कास, मैंने नए शब्द के ओरिजिन की तरफ जाइए, ऐसा कुछ कहा होगा। यही कुछ नए शब्द आए ना, या बिल्कुल हाल फिलहाल का कोई नया शब्द उठाइए, कोई शब्द जिसको आपने अपने जीवन काल में बनते हुए देखा हो और इस्तेमाल में आते हुए देखा हो, जो इससे पहले नहीं था, शब्दकोश में, डिक्शनरी में कहीं नहीं था, समाज में, और बिल्कुल आपके समय में आया हो। नहीं, तो फिर भी बताइए। क्वारंटाइन तो नया नहीं है, इट्स टू हिस्टोरी। क्वारंटाइन तो कहानी है राजेंद्र सिंह बेदी की, पढ़िए। और प्लेग उपन्यास में भी क्वारंटाइन का जिक्र है, और 15वीं 16वीं शताब्दी में भी है, और अल बरूनी वगैरह के यहाँ भी जाएंगे तो मिलेगा। अर्थ नया इसका है। अरे भाई साहब, तो वो तो अर्थ क्या ही नया है, अर्थ तो आपने बनाया ना उसका। क्या अर्थ नया है बताइए ज़रा। नहीं, क्या आग लगाने जैसा जहर लग रहा है, बोलते हैं ना, जहर लग रहे हैं। हाँ, तो अब वो तो समझिए कि जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं उसका सौंदर्य बोध और आपका सौंदर्य बोध पता चल ही रहा है। अगर किसी को कहे कि जहर लग रही हो, तो सामने वाले का सौंदर्य बोध अगर ठीक ठाक हुआ तो समझिए कि उसके बाद आपकी क्या स्थिति होनी है, और अगर गड़बड़ हुआ तो पूछिए मत। हाँ, जहर मतलब नहीं है। अगर किसी को बोल दिया कि जहर लग रही है, अरे वही हुआ ना कि मतलब कत्ल कर देना, यही बात है ना कुल मामला। इसके लिए तो भाई कविता में इतने प्यारे प्यारे शब्द जो है पहले से मौजूद हैं कि वो कहिएगा तो थोड़ा सा भाव भी पड़ेगा, प्रभाव भी पड़ेगा। अभी जहर वहर कहिएगा तो क्या ही होगा। अब वो ज़माना बीत गया कि किसी नायिका को देख करके कहिए कि तुम चाँद सी सुंदर हो, या ये गाना गाइए कि चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तो पता चलेगा कि अगर उसने मुक्तिबोध को पढ़ रखा है तो उसको याद आएगा चाँद का मुंह टेढ़ा है। और साइंस की अगर स्टूडेंट है तो उसे पता चलेगा कि चाँद में गड्ढे और दाग धब्बे हैं, तो कहेगी कि निपट अनाड़ी, तुमको तुलना भी करनी थी तो इसी से करनी थी। बहरहाल, मैंने एक सवाल फेंका आपकी तरफ कि आप अपनी स्मृतियों पे जोर डालिए, और जोर डाल करके देखिए कि पिछले 20 बरस के आपके अनुभव में, या पिछले 15-16 बरस की आपकी स्मृति में, या 17 बरस की, या आप बहुत उम्रदराज होंगे तो 25 बरस की स्मृति जोड़ लेता हूँ, 30 से ज़्यादा तो कोई इसमें होगा नहीं, लगभग मान लेता हूँ मेरे अलावा। हाँ, ये ठीक कहा। तो हाँ, इधर से मैंने कहा क्लास में, तो कहा कि उस पूरी स्मृति में जोर दे के देखिए, ध्यान डालिए, सर्च करने की कोशिश करिए कि आपने कौन कौन से नए शब्द बनते हुए देखे हैं। क्योंकि जो 2 शब्द मैंने कहा वो भी आपकी स्मृति से पहले का है। ये बिंदास और ये झकास और ये सब जब आप आए थे तो मौजूद था। भौकाल तो बनारस में बहुत पहले से है, वो तो हमारे और आपके पिताजी के जन्म के पहले से है। लल्लन टॉप अब चैनल है तो ये तो वो 2 शब्दों को मिला करके बनाया गया है, ठीक है ना। वो तो भोजपुरी गाना में डेवलप हुआ, खैर छोड़ दीजिए इसको, आप जोर दे करके सोचिएगा, ठीक। तो भाषा का ये था, ठीक। और वैसे भी है कि पहले दिन बताया था ना इमेज बना के कि वो जो मन में आएगा
मस्तिष्क में क्या है, उसका इमेज वो होगा और उसका फिर इमेज बनेगा। तो अब वस्तु होगी तब तो पहले फिजिकल उसकी उपस्थिति होगी, तब शरीर अगर नहीं है तो फिर आत्मा नहीं है, क्योंकि साध्य तक पहुंचने के लिए साधन चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि इनर स्पीच और आउटर स्पीच, कि अगर आपके पास आउटर ढांचा ही नहीं है तो आप इनर एक्सप्रेशन कर ही नहीं सकते। इसलिए जब क्रोचे की थ्योरी आती है इंट्यूशन की, और क्रोचे की पूरी थ्योरी जब आप पढ़ करके आए हैं तो आप जानते होंगे कि उसने एक्सप्रेशन को इनर स्पीच तक ही सीमित कर दिया और उसे आउटर को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उसका पूरा सिद्धांत जो है भरभरा करके गिरने लगा। क्योंकि बगैर आउटर स्पीच के आप वो यात्रा तय ही नहीं कर सकते, पहुंचा ही नहीं सकते। खैर, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? भाषा विज्ञान के लिए शब्द, भाषा की उत्पत्ति और भाषा की विशेषता, ये आपके सामने है। और कमाल यह है कि इसमें से कुछ भी रटने जैसा नहीं है। अगर आप पढ़ने लगेंगे, न फिजिकल रचने की ज़रूरत है, न स्ट्रक्चर रटने की ज़रूरत है। पहले क्या प्रयोग में आया तो वाचिक आंगिक आया, आंगिक से वाचिक आया, वाचिक से लिखित आया। ये एक यात्रा है, ये भी सीधे सीधे बात है। भाषा किस तरह से जो है पहले एक्सप्रेस होती है, फिर वो संवहन करती है, फिर प्रसरण करती है, आदि आदि है। यह भी तो इसको 2-3 बार अगर पढ़ करके देखेंगे और प्रैक्टिकली आप अपने दिमाग पर जोर डाल करके देखेंगे तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जिसे रटा जाए, सिवाय कुछ सन ईस्वी के और सिवाय किसी प्रस्तुता के नाम के। अब यहीं से हम सफ़र शुरू करते हैं ध्वनि विज्ञान का। और ध्वनि विज्ञान का जो सफ़र हम शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए जो जो किताब आपके पास है उसके पेजेस आप नोट कर लीजिए, आप जा करके उसमें वो देख लीजिएगा। जैसे अगर आप भोलानाथ तिवारी की किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्वनि विज्ञान के लिए जो मेरे पास 51th एडिशन है उसमें 295 पेज से शुरू कर लीजिए। 295 से शुरू, 1-2 पेज का ही फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं। अगर ये किताब आप पढ़ रहे हैं तो अगर आप द्वारका प्रसाद सक्सेना की किताब पढ़ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की, तो 112 नंबर पेज से पढ़ें। अगर आप द्वारका प्रसाद सक्सेना और उदय प्रताप सिंह दोनों की संयुक्त किताब पढ़ रहे हैं तो 149 नंबर पेज से पढ़ें। और अगर आप भोलानाथ तिवारी देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब पढ़ रहे हैं, आप में से किसी के पास है, तो देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब के लिए आपको पेज नंबर जो खोजना पड़ेगा वो है, बता रहा हूँ विस्तार से, 189 से 221, 189 से 221, लगभग 32 पृष्ठों में उन्होंने ध्वनि विज्ञान की चर्चा की है। इसके अलावा भी कोई किताब आपके पास है? हरदेव बहारी में तो ध्वनि विज्ञान होगा ही नहीं, भाषा वाले में। रामविलास शर्मा में ध्वनि विज्ञान है, लेकिन रामविलास शर्मा ने ध्वनि विज्ञान को जिस तरह से लिखा है वो आपके लिए कठिन है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से विभाजन करके नहीं लिखा है, उन्होंने पूरी उसकी सैद्धांतिकी पर विमर्श किया है, ठीक है। बाकी वो किताब है और उसमें लगता है मुझे दूसरा या तीसरा ही अध्याय है। मीरा दीक्षित की किताब से मैं उसको ना रिकमेंड करता हूँ, ना मैं उसके रेफरेंसेस बताऊँगा, क्योंकि वो भाषा वैज्ञानिक तो है नहीं। तो स्पेशली जिन लोगों ने भाषा पे काम किया है वो, हाँ, अगर आप कहेंगे कि मैक्स मुलर की किताब बता दूँ तो मैक्स मुलर में 295 नंबर पेज उनके भाषणों का, वहाँ से शुरू करिए तो भाषा के स्ट्रक्चर पर बात आपको दिखाई दे देगी। सस्यूर ने उस स्ट्रक्चर पे तो सीधे 2 ही तरह से बात की है और वो अलग तरह से है। चॉम्स्की ने सेंटेक्स पे बात की है, वाक्य विज्ञान पे, तो ध्वनि विज्ञान ऐसे ही छूट जाता है। ब्लूमफील्ड के यहाँ हो सकता है कि लैंग्वेज पर है तो वहाँ पर आपको मिलेगी, इसका विस्तार आपको मिलेगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप इतना ही नहीं खोल पाएंगे तो वहाँ क्या ही खोलेंगे आप। एक सेकंड। हाँ शुभम जी, अच्छा, कहाँ? मेरे चैम्बर के पास? अच्छा, ठीक, मैं भेज रहा हूँ। कार्तिकेय, एक काम कर दीजिए तो, मेरा ये चाबी ले जाइए। मेरे चैम्बर के पास ना वो कंप्यूटर सेंटर का एक आदमी खड़ा होगा, चैम्बर खोल दीजिएगा और उनको बोलिएगा कि वो
खोल ले डेस्कटॉप वगैरह, और उसमें जो भी करना है। हार्ड ड्राइव मेरे काले वाले बैग में है, अगर ज़रूरत होगी तो दे दीजिएगा, और उनसे कहिएगा नंबर नोट करा दीजिएगा अपना या मेरा, कि जब काम हो जाए तो फ़ोन करना। वैसे देखना चाहिए, क्योंकि कम से कम आप पास आउट हो तो ये ना कहे कि इन किताबों की कभी चर्चा ही नहीं हुई, या इन्हें पलट करके देखा ही नहीं। काम तो बहुत हुए हैं, ये तो पुराने नाम हैं। अगर नए नाम की तरफ आए तो फिर आप और चक्कर में पड़ जाएंगे। काम लगातार हो रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स में कई नाम आए हैं, दिल्ली स्कूल में बहुत सारे लोगों ने काम किया बाद में। पर हमारे पास तो अभी जिन किताबों की हम चर्चा कर रहे हैं वो लगभग सारी किताबें 60-70 के दशक की हैं, इवन कि देवेंद्र नाथ शर्मा की भी। और द्वारिका प्रसाद सक्सेना की या किताब की चर्चा इसलिए कर दे रहे हैं कि द्वारिका प्रसाद सक्सेना भी उन अर्थों में नहीं है, लेकिन कंपाइल कर दिया है उन्होंने चीज़ों को। पर यह है कि जिस तरह से कंपाइल किया लगता है कि हाँ एक ठीक ठाक है। कपिल देव द्विवेदी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है उनकी भाषा विज्ञान पर, आप वह भी देख सकते हैं चाहे तो, आपके पास हो तो। इसके अलावा भी कई लोगों ने निकाली है। राम किशोर शर्मा तो देखिए, मेरे पास जो किताबें मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा, और कुछ किताबें मैं रख करके अपने घर की वज़न नहीं बढ़ाना चाहता। बहरहाल माफ़ करिएगा। आइए, कहाँ आइए, हाँ, तो ध्वनि विज्ञान। मित्रों, भाषा विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, भोलानाथ तिवारी ने उसको उल्टे क्रम से शुरू किया है। जैसे उन्होंने सबसे पहले विभाजन में प्रोक्ति विज्ञान की चर्चा की है, प्रोक्ति विज्ञान। उसके बाद उन्होंने वाक्य विज्ञान की चर्चा की है, उसके बाद उन्होंने रूप विज्ञान की चर्चा की है, उसके बाद उन्होंने अर्थ विज्ञान की चर्चा की है, उसके बाद उन्होंने ध्वनि विज्ञान की चर्चा की है, और सबसे अंत में उन्होंने शब्द विज्ञान की चर्चा की है। कायदे से देखें तो सबसे अधिक पेज जिस पर खर्च किया है उन्होंने वो है ध्वनि विज्ञान। 85 पेज खर्च किए हैं, 295 से लेकर के और लगभग 380 तक। अगर ठीक किताब है लेकिन खोल नहीं रहा हूँ, इतने पेज तक उन्होंने ध्वनि विज्ञान की चर्चा की है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि भाषा की पूरी संरचना इसी पर टिकी है। भाषा के उच्चारण से लेकर के उसके तमाम प्रयोग इसी पर टिके हैं, और जब शब्द बन जाएंगे यानी कि ध्वनियों का रूप स्पष्ट हो जाएगा तो फिर उसको बरतने के बहुत विस्तार नहीं है, वो तय विस्तार ही हैं। तो ये 5-6 भेद हैं, और इसमें से एक गौण शाखा भी है जिसे लिपि विज्ञान कहा जाता है। इसके अलावा भी कई शाखाएं हैं, जैसे साहित्य के लिए कल बताया कि शैली विज्ञान, समाज विज्ञान, नृपति विज्ञान, ये सब भी कुछ शाखाएं हैं जिसमें हम अलग अलग तरह से अध्ययन करते हैं। अब हमारी बातचीत शुरू होगी ध्वनि विज्ञान से, और इस बातचीत का जो पहला आधार है वो भोलानाथ तिवारी की किताब ही है। दूसरे में कुछ एक आध एग्जाम्पल हम लेंगे द्वारिका प्रसाद से, और इस बात को बहुत अच्छे ढंग से मतलब कंटेंट एनालिसिस के तौर पर देवेंद्र नाथ शर्मा ने रखा है। तो बातचीत यहाँ से शुरू करते हैं कि ध्वनि, जिसे स्वन भी कहते हैं, ध्वनि जिसे स्वन भी कहते हैं, ध्वनि जिसे क्या कहते हैं, स्वन, स्वन भी कहते हैं। और स्वन क्या होता है, मिले सज्जन, थैंक यू। और स्वन जो है अगर न में हलंत लगा दें तो ये संस्कृत का एक धातु है, और ये जो धातु है इसका अर्थ जो बनेगा वो बनेगा ध्वनि या आवाज़, आवाज़ करना। स्वन का अर्थ, स्वन धातु का जो अर्थ होता है वो आवाज़ करना होता है। उसी के पर्याय के रूप में ध्वनि का भी इस्तेमाल होता है।
ध्वनि भी हम आवाज़ को ही कहते हैं, साउंड जिसे कहते हैं। ये एक तरह से ये भी किसी चीज़ को हमने छोड़ा और कोई आवाज़ आई, यही ना। और स्वन में भी होता है कि आवाज़ करना, इसलिए इसे ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं और इसे स्वन विज्ञान भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। और इसी में आगे चल करके एक अध्ययन होगा जिसे स्वनिम कहेंगे, ध्वनि ऑब्लिक स्वन, लेकिन स्वन ऑब्लिक स्वनिम नहीं होगा। ये हम जब बातचीत करेंगे तब बताएंगे। दोस्तों, ये जो ध्वनि विज्ञान है या जो ये स्वन विज्ञान है, इसके लिए शुरू से ही दो शब्द प्रचलित रहे हैं। दो शब्दों में इसको पुकारा जाता रहा है, गया है, या उसे याद करते हैं। जैसे इसके लिए ध्वनि विज्ञान के लिए या ध्वनि के लिए एक तो फोनेटिक्स PHONE, ठीक है, TICS। और दूसरा जो है वो फोनोलॉजी। ये दो शब्द चलते रहे हैं, ये दो शब्द चलते रहे हैं और दोनों के जो है इसमें महत्वपूर्ण ये है, ये देखिए, बस इसमें टिक्स है, इसमें लॉजी है, दोनों क्या एक है। तो कहा कि ध्वनि के अध्ययन के लिए या ध्वनि विज्ञान के अध्ययन के लिए दो शब्द प्रचलित रहे हैं भाषा विज्ञान में, एक फोनोटिक्स और दूसरा फोनोलॉजी। ये दोनों शब्द ग्रीक शब्द फोन से बने हैं, PHONE। अब आपको पता चल गया होगा कि जब पहली बार फ़ोन को फ़ोन कहा गया होगा तो क्यों कहा गया होगा। बिकॉज़ फ़ोन का अर्थ ही है ध्वनि करना। लेकिन मोबाइल को जब मोबाइल कहा गया होगा तो क्यों कहा गया होगा, क्योंकि मोबाइल का तो अर्थ चलायमान है, जहाँ रखे जेब में वहाँ चल दे। लेकिन फ़ोन तो चलता नहीं था ना, तो स्थिर जब चंचल हुआ तो मोबाइल कहलाया, और जब तक स्थिर था तब तक फ़ोन ही कहलाता रह गया बेचारा, एक जगह पर टिका अपना घर जमाए, अड्डा जमाए। तो कहा कि इन दोनों में जो ये शब्द है, क्या, फ़ोन, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है और ये ग्रीक शब्द है। इसी से फोनेटिक्स भी बना है और इसी से फोनोलॉजी भी बना है, ठीक है। टिक्स या लॉजी का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अब इसमें बच गया टिक्स और इसमें बच गया लॉजी। इसका अर्थ होता है विज्ञान और इसका अर्थ होता है ध्वनि। तो फोनेटिक्स इक्वल टू ध्वनि विज्ञान, फोनोलॉजी इक्वल टू ध्वनि विज्ञान। फोन का मतलब ध्वनि और टिक्स और लॉजी का मतलब विज्ञान। लेकिन ये जो दोनों शब्द प्रचलित रहे हैं ध्वनि विज्ञान के लिए, इसमें थोड़ा सा घालमेल है। थोड़ा सा घालमेल ये है कि जिस अध्ययन के लिए फोनेटिक्स इस्तेमाल होता है उसी अध्ययन के लिए फोनोलॉजी इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि दोनों के अध्ययन के रास्ते अलग हो गए, दोनों का प्रयोग एक ही तरह हुआ, एक ही काम के लिए दो शब्द प्रचलित हुए, लेकिन बाद में दोनों ने अपने अपने काम के दायरे को अलग कर लिया या दोनों ने अपने अपने काम के दायरे को बांध लिया। जैसे फोनेटिक्स में भोलानाथ तिवारी के शब्द मैं सीधे सीधे आपके सामने रखूं तो इसमें हम ध्वनि की परिभाषा, भाषा ध्वनि, ध्वनियों के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण, उनका स्वरूप, उनकी लहरों का किसी के मुंह से चलकर किसी के कान तक जाना, किसी के द्वारा सुना जाना एवं उनके विकार आदि बातों पर विचार करते हैं। फोनेटिक्स में
ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि की यात्रा कैसी है, ध्वनि का स्वरूप कैसा है, ध्वनियों का वर्गीकरण क्या है, ये सारा कुछ इसका अध्ययन किया जाता है। तो सवाल ये है कि फोनेटिक्स में अगर ये अध्ययन किया जाता है तो फोनोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है। मतलब ये है कि फोनेटिक्स में भाषा की ध्वनियाँ, उनका उच्चारण और भाषा का वर्गीकरण या ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। लेकिन जो फोनोलॉजी है इसमें भाषा विशेष की, किसी भाषा की ध्वनि की व्यवस्था कैसी है, उसका इतिहास कैसा है और उसका परिवर्तन कैसे हुआ, ये पढ़ते हैं। अब देखिए कि जो फोनोलॉजी है वो कहता है कि ध्वनि की व्यवस्था कैसी है। हम ये देखते हैं, ये ध्वनि उत्पन्न कैसे हुई, बनी कैसी, आई कैसी, इसका इतिहास देखते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं कि ध्वनि में परिवर्तन कब और कैसे हो रहा था, ये देखते हैं। ये जो अध्ययन का मामला है ये फोनोलॉजी का मामला है, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों ने माना। जबकि ठीक इसके अलग इसकी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या है, ध्वनि की परिभाषा, ठीक है ना, उसकी संरचना, उसका जो है उसका वर्गीकरण आदि आदि इसमें है। माने एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, वो स्ट्रक्चर फोनेटिक्स का विषय है। और क्या है, जो उसका इतिहास है, उसका जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, वो एक तरह से फोनोलॉजी का सब्जेक्ट बन गया आगे चल के। यहाँ तक कोई दिक्कत कि आप ध्वनि विज्ञान को पढ़ रहे हैं, ध्वनि विज्ञान के लिए विद्वानों ने जिस टर्म का इस्तेमाल किया उसमें एक टर्म फोनेटिक्स था, एक टर्म फोनोलॉजी था। कई बार ये टर्म एक ही तरह से इस्तेमाल में आए, दोनों उसके अध्ययन के प्रचलित एक तरह से नाम थे। लेकिन आगे चल कर के भाषा वैज्ञानिकों ने देखा कि फोनेटिक्स के अध्ययन का रास्ता अलग है या अलग कर दिया गया और फोनोलॉजी का रास्ता अलग कर दिया गया। दोनों ध्वनि विज्ञान था, लेकिन ध्वनि की व्यवस्था, इतिहास, परिवर्तन देखना फोनोलॉजी के दायरे में आया और ध्वनि का एक तरह से उसकी परिभाषा, संरचना, उसका वर्गीकरण फोनेटिक्स में आया। बेसिकली ये शब्द फ़ोन से डेवलप हुए थे। फ़ोन चूँकि ग्रीक का शब्द था और इसका अर्थ ये था क्या करना, ध्वनि करना, और इसमें टिक्स और लॉजी लगा करके ये विज्ञान बना और इस तरह से ध्वनि विज्ञान बना। अब क्या हुआ कि कुछ विद्वानों ने क्या किया कि दोनों के लिए, फिर इसके आगे कुछ विद्वानों ने दोनों के लिए, मतलब फोनेटिक्स के लिए भी और फोनोलॉजी के लिए भी, कुछ विद्वानों ने ये जो दोनों अलग अलग थे, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, इन दोनों के लिए बाद में फोनेटिक्स का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फोनेटिक्स का ही इस्तेमाल शुरू कर दिया। और ये जो फोनेटिक्स का इस्तेमाल किया, इसके दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट किए। तो एक पार्ट फोनेटिक्स का जो है साइनेक्रोनिक फोनेटिक्स कहलाया, यानी कि एककालिक भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। और दूसरा जो है डीकैनोरोनिक फोनेटिक्स, अब मैं हो सकता है इसका उच्चारण मुझसे ठीक से नहीं हो रहा है, आप अंग्रेजी के जानकार लोग ठीक कर लेंगे। तो ये कहलाया ऐतिहासिक। अलग अलग था तो फोनेटिक्स फोनोलॉजी था। जब फोनेटिक्स में ही दोनों को कर दिया गया तो इसके एककालिक और इसके ऐतिहासिक दोनों अध्ययन एक ही साथ होने लगे। इस तरह फोनेटिक्स जो ध्वनि के भाषा निरपेक्ष अध्ययन के लिए जाना गया और फोनोलॉजी जो कि भाषा विशेष की व्यवस्था के लिए जाना गया, आगे चल कर के भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण हिस्सेदार या अंग या प्राथमिक सोपान बने। और संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम शिक्षा शास्त्र था। ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम शिक्षा शास्त्र था, और ये इसलिए भी शिक्षा शास्त्र था, आप याद करिए, एक दिन मैंने आपको क्लास में बताया था कि शिक्षा का अर्थ होता है उच्चारण। तो ये जो शिक्षा है जिसका अर्थ उच्चारण होता है, बेसिकली ये क्या है, पूरी की पूरी फोनेटिक्स की ही व्यवस्था है। उच्चारण से जुड़े हुए अव्यय आप ध्वनि विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, यही तो पढ़ेंगे। इस अमाशय से लेकर के, यानी कि पेट, और पेट से लेकर के कंठ से लेकर के मुख तक की पूरी यात्रा है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके बोर्ड पे बनेगा, या आप देख करके, पढ़ करके, या फिगर बना करके आइएगा।
तो आप देखेंगे कि बस एक यहाँ पर पतली सी नली है जो अलग करती है। जब हम कुछ खाते हैं तो वो क्या है, श्वास नली को का ढक्कन बंद कर देती है, और जब हम बोलते हैं तो फिर या सांस लेते हैं तो खोल देती है। इसलिए कई बार अचानक मृत्यु की अगर गलती से एक दाना भी चावल का या किसी चीज़ का चला गया भोजन करते समय श्वास नली में, तो आदमी मर जाता है। क्या अद्भुत मशीनरी बनाई है ईश्वर ने, देखिए कि और ये प्रोसेस कैसे होता है। इसलिए कहते हैं कि खूब भकोस के नहीं खाना चाहिए, एक बार कि गटर 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 उठाया या दाब लिए और उसी में कहीं सांस ले लिया, पानी ले लिया और इधर उधर हुआ तो काम तमाम। बहरहाल तो मैं कह ये रहा था, हाँ क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि शिक्षा शास्त्र संस्कृत में इस्तेमाल किया गया और हिंदी में फोनेटिक्स के लिए ध्वनि विज्ञान, ध्वनि शास्त्र, स्वन विज्ञान इस्तेमाल में लाया गया या प्रयोग किया गया। हिंदी में फोनोलॉजी के लिए ध्वनि प्रक्रिया, देखिए हिंदी में फोनेटिक्स के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि शास्त्र और स्वन विज्ञान। लेकिन फोनोलॉजी के लिए इस्तेमाल हुआ ध्वनि प्रक्रिया, स्वन प्रक्रिया, स्वनिम विज्ञान, स्वन प्रक्रिया और स्वनिम विज्ञान। एक रूपता के लिए क्या किया, भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि फोनेटिक्स के लिए ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान या स्वनिम विज्ञान और फोनोलॉजी के लिए ध्वनि प्रक्रिया या स्वन प्रक्रिया इस्तेमाल किया। अब कहते हैं कि ध्वनि के अध्ययन के 3 जो है आधार हैं। ध्वनि का अध्ययन 3 आधारों पर किया जाता है। पहला आधार उच्चारण, दूसरा आधार प्रसरण या संवहन, यहाँ से वहाँ जाना, और तीसरा आधार है श्रवण। यही है, बस इन 3 का ही अध्ययन करते हुए हम पूरे ध्वनि शास्त्र का या विज्ञान का अध्ययन करते हैं। उच्चारण मतलब वक्ता, प्रसरण या संवहन मतलब माध्यम या बीच का जो डिस्टेंस है वो, और श्रवण मतलब श्रोता, कहने वाला, सुनने वाला और बीच का स्पेस। यही पूरे ध्वनि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र है या उसका पूरा का पूरा मामला है। अब अगली बार पढ़ेंगे कि इसके आधार पर ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाएं क्या होती है। और अगले सप्ताह मेरी क्लास चल पाई, मीना जी आ जाएंगी तो या तो वो पढ़ाएंगी, और अगर नहीं आएगी तो मैं पढ़ाऊँगा। तो आप प्लीज़ सब किताब लेके आइएगा ताकि मुझे ना तो वोकल कोड्स बनाने पड़े, ना मान स्वर बनाना पड़े, ना स्वर तंत्रिकाएँ बनाना पड़े। आपके सामने किताब हो, ना हो तो आप कॉपी में इमेजेस बना के पहले से समझ के आइएगा कि मूर्धा कहाँ है, तालु कहाँ है, कोट कहाँ है, कौन सा अंग कहाँ है, जो भी 14, 16, 18, 20 या 22 बताए गए हैं। और उसकी प्रैक्टिस करिएगा घर पे, तब जा कर के रटने की आदत से आप मुक्त हो जाइएगा। तब ये नहीं कहना पड़ेगा कि साहब लुंठित कौन होता है, और रटते रहे कि हाँ ये लुंठित होता है, ये स्पर्शी होता है, ये अग्र स्पर्शी होता है, ये पश्च स्पर्शी होता है, ये मध्य स्पर्शी होता है। किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना चेहरा देखिए, अपने शरीर की बनावट देखिए, अपनी उंगलियों को इस कोट पर रख कर देखिए या यहाँ कान पर रख कर के देखिए, पता चल जाएगा घोष क्या है, अघोष क्या है, महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है। कभी कैसे ऐसा हुआ है कि एक कान पर ऐसे रखिए हथेली, रखिए रखिए, बोल रहा हूँ तो नहीं समझ में आ रहा। अब बोलिए, कोई भी अक्षर बोलिए, कोई भी वर्ण बोलिए, कोई शब्द बोलिए, और देखिए सुन करके महसूस करिए कि ये आपको स्पष्टता बता देगा कि किस वर्ण की, किस ध्वनि के उच्चारण में कौन सा अंग काम कर रहा है और आवाज़ किधर की तरफ से फेंक रहा है वो। और इतना ही नहीं पता चलेगा, कुछ देर तक के ठहर करके देखिएगा तो हवा की अजीब सी ध्वनि आएगी, लगेगी एकदम घड़घड़ाहट हो रही है। जैसे कभी अल्ट्रासाउंड कराने वगैरह गए होंगे तो आप देखेंगे कि जब वो लगाते हैं और उसके बाद जब साउंड वाला जब लगाते हैं, ओपन कर देते हैं माइक, तो आप देखिएगा घड़ 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 चलता है। या कभी आप देखिएगा कि जब वो ब्लड वाला जब वो करते हैं, ब्लड प्रेशर वाला, तो आपको लगेगा कि ब्लड इतनी तेज़ी से जाता है जैसे लगता है कि किसी बांध को तोड़ करके जो है जल का पूरा एक माध्यम बाहर जा रहा है, इतनी तेज़ी से पंपिंग करता है वो, भयानक। इसलिए जो कहते हैं कि ये जो रक्त प्यूरीफायर का जो वेग है ना, वो बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसे थोड़ी जो है एकदम
मिनटों सेकंडों में आपके शरीर के पूरे खून को जो है प्यूरिफाई करके रख देता है वो। और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। गड़बड़ा जाए तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। बहरहाल अच्छा लगा, शुक्रिया।